जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। आज की हमारी क्लास जो है प्रस्तावना से रिलेटेड होने वाली है दोस्तों। आज हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे कि इसको किसने पेश किया, इससे संबंधित क्या क्या केस हुए और जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है और हमारी प्रस्तावना क्या है, ठीक है। किस तरह से उसमें नए नए परिवर्तन हुए, कौन कौन से केस आए, ठीक है। संविधान, इसमें संविधान के संशोधन कैसे हुआ प्रस्तावना में, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो पे बने रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले ये जान लेते प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना आई कहाँ। जो अमेरिका का संविधान था, सर्वप्रथम उसने अपने संविधान में जो है प्रस्तावना शामिल की थी। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय अथवा उसकी भूमिका कहते हैं। किसी भी संविधान में जो प्रस्तावना होती है उसकी परिचय या उसकी भूमिका होती है। हमारे भी संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव आया तो वो भी प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया और वही हमारे संविधान की मूल रूप से भूमिका थी। जैसे हम किसी किताब को लिखते हैं और जो उसमें इंडेक्स होता है, या हम अपने क्लास नोट्स भी बनाते थे या कोई फाइल बनाते थे क्लास कॉलेज टाइम में, तो उसमें जो आगे इंडेक्स बनाते थे तो उस पूरे किताब की या पूरे फाइल की या पूरे नोट्स की जो भूमिका होती थी, जो मेन मेन चैप्टर होते थे, उनका नाम आगे लिखते थे। उसी तरह से जो पूरे संविधान का क्रक्स है हमारी सिर्फ प्रस्तावना में शामिल है, ठीक है। और जो प्रस्तावना है इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में सबसे पहले पेश किया गया। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो प्रस्तावना को पेश किया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946, ध्यान रखिए ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946। इसी दिन जो है प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और उसको ही 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और इसे जो है फिर प्रस्तावना कह दिया गया, ठीक है। मेनली ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में कि हमारे संविधान बनाने का मेन उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। तो वो किस तारीख को पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। एक बार हम लोग प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, फिर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका, उद्देशिका नाम से अभी भी है, हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना पढ़ते ही हमें उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए क्या कहा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि हम अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम अपनी आंतरिक और बाहरी निर्णय दोनों लेने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रभुत्व, हमारे ऊपर कोई किसी और देश का शासन नहीं है, ठीक है। समाजवादी, हम समाजवादी हैं, ठीक है। पंथनिरपेक्ष, हमारे देश में किसी धर्म विशेष को कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए या कोई धार्मिक देश नहीं है हम, ठीक है। तो हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं। इसमें भी बात आती है कि हमारा जो देश है वो किस तरह का पंथ निरपेक्षता को अपनाता है, तो वो सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को अपनाता है, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी धर्म के लिए एक स्पेशल कोई उसके लिए काम नहीं करेगा, सभी धर्मों के विकास के लिए, सभी धर्मों के लिए सकारात्मक काम करेगा। किसी को सब्सिडी देगा हज के लिए, तो किसी को अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी देगा। तो इस तरह की लोकतंत्रात्मक, मतलब हम लोकतंत्र हैं, हमारा जो मेन प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, जो भी हमारा राज्य का जो मुखिया होगा वो निर्वाचन के द्वारा आएगा। गणराज्य यानी मतलब जनता का शासन, ठीक है।
बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब इसमें न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। देखो इसी में क्लियर है, जिसने प्रस्तावना सही से पढ़ ली एक बार तो उसको प्रस्तावना के सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय से आप साफ साफ दे रहा है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रहा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, तथा सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है, बंधुता। इस तरह की सारी चीज़ें जो है हमने संविधान जो उद्देशिका पढ़ी उसी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब आइए प्रस्तावना का कुछ कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रस्तावना जो हमारी उसका स्वरूप कैसा है, जो विधिक स्वरूप है उसका किस तरह का है। तो प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकता। प्रस्तावना में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उन्हें ज़बरदस्ती न्यायालय लागू नहीं करा सकता, या कहें जैसे कोई संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक है, अगर वो कानून प्रस्तावना से बियॉन्ड है थोड़ा सा, ठीक है, मूल ढांचे के बियॉन्ड नहीं, प्रस्तावना के शब्दों के बियॉन्ड है मान लो, तो वो उसे इसके शब्द जो है उसे ओवरराइट नहीं करेंगे, वो कानून माना जाएगा और प्रस्तावना का उतना वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह ये अपरिवर्तनीय है कि ज़बरदस्ती इसको लागू नहीं कराया जा सकता। अब इसके जो स्रोत हैं कि प्रस्तावना हमारी कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना हमारी कहाँ से ली गई, तो मूल रूप से जो प्रस्तावना का विचार है वो विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका के ही संविधान में प्रस्तावना को ऐड किया गया। तो इसी तरह से सबसे पहले प्रस्तावना को जो है अमेरिका के संविधान में ऐड किया, तो उसी से हमने प्रस्तावना का विचार लिया। ठीक है, अब जो प्रस्तावना में हमारे स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व है वो फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये तीनों जो शब्द हैं ये हमारे फ्रांस से लिए गए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से ये अभिप्रेरित हैं, तो वहाँ से लिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएसआई वालों बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। अगर आपने समझा नहीं तो ये समझने वाला टॉपिक है प्रस्तावना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। अब दोस्तों इसकी भाषा बहुत पूछता है कि भाषा कहाँ से ली गई, तो भाषा प्रस्तावना की ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, अब इसी में न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है, ये कहाँ से लिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो न्याय है ये रूस से लिया गया। कहाँ से लिया, रूस से। न्याय 3 प्रकार का है, रूस से लिया गया। ये देखिए दिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय 3 प्रकार का है, तो ये रूस से लिया गया। अब देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित 2 केस हुए हैं, तो जो 2 केस हुए उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहला केस जो हमारा हुआ है, जो हमें याद रखना है कि प्रस्तावना से संबंधित केस तो कई सारे हैं, लेकिन हमें 2 इंपॉर्टेंट केस हैं उनको याद रखना है। एक बेरूबारी केस है, तो जो बेरूबारी केस है इसमें प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ये असंशोधनीय है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये बेरूबारी केस में ये बात कही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बेरूबारी केस कब हुआ, किससे संबंधित है, ये दोस्तों संबंधित है 1960 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक सीमा विवाद चल रहा था पश्चिम बंगाल में, यानी जो पूर्वी बंगाल था या पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान में जो थोड़ा सा क्षेत्र था, बेरूबारी नाम का क्षेत्र था, तो उसको देने के लिए जो है ये काफ़ी उस समय चर्चा चल रही थी, तो इसको लेके ही सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है ये बात कही कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसी जो है केस को, इसी जो पाकिस्तान वाला जो बेरूबारी क्षेत्र है, इस समझौते को जो है नेहरू नून समझौता भी के नाम से भी जाना जाता है, नेहरू नून समझौता। तो एक मूल रूप से एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि बेरूबारी केस जो है 1960 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये असंशोधनीय है। अब दूसरा केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो केस है ये केशवानंद भारती केस है। ये कब आया, 1973 में आया। केशवानंद भारती केस 1973 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये संशोधनीय है। ठीक है, केस कब आया, 1973 में। केशवानंद भारती एक केरल के एक व्यक्ति थे। ठीक है, इनके पास 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, तो इन्होंने जो ही केस किया था, तो
उस समय इनकी ज़मीन को सरकार लेके और भूमिहीनों को ज़मीन बांट रही थी। तो उस समय इन्होंने ये केस किया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रस्तावना से रिलेटेड ये बात कही कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता। एक दूसरा केस और है एसआर मुंबई केस, इसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये केस ध्यान रखिए 1973 में ये केस आया और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम काफ़ी डीप इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए इसको, थोड़ा सा अच्छे से डीप पढ़ते हुए चलिए। जब ये केस आ गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार थी। तो जब 42वां संविधान संशोधन आया तो उस इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना गया। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसके माध्यम से 42वां संविधान संशोधन आया और इसी में हमारे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड करी गई। ठीक है, हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इसी संविधान संशोधन से हमारे जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कीजिए। तो वो तो चलो अलग बात है, हम आगे वीडियो क्लासेस में देखेंगे। लेकिन जो प्रस्तावना से संबंधित जो इसमें संशोधन हुए, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तीनों शब्द ध्यान रखिए, अभी कई सारे रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि जो है किस संविधान संशोधन से समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से ये तीनों शब्द जोड़े गए। ठीक है, अब प्रस्तावना की प्रकृति जान लेते हैं किस तरह की। तो जो हमारी प्रस्तावना है या प्रस्तावना का जो मूल वो है, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बाद समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है और लोकतंत्रात्मक है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। और संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान की जो शक्ति का स्रोत है, हम भारत के लोग, भारत के लोगों में संविधान की सारी शक्ति निहित है। ठीक है, जनता के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं और जनता में ही, क्योंकि जनता के द्वारा ही लोग निर्वाचित होकर संसद में जाते हैं और विधानमंडल में जाते हैं, तो इसलिए हम भारत के लोगों में सारी शक्तियाँ निहित हैं। यहाँ का कोई राजा नहीं है, यहाँ की जो जनता ही मूल रूप से मेन शक्ति है उसी में। अब प्रस्तावना के कुछ तत्व हैं, प्रस्तावना के 4 मूल तत्व माने गए। ठीक है, 4 मूल तत्व हैं, इनको देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया। नंबर 1 जो कहा गया, जो संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत मतलब प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। जो प्रस्तावना में जो शक्ति है वो भारत के लोगों से निहित है। ठीक है, दूसरी बात, इसका दूसरा तत्व क्या है कि भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है, प्रस्तावना मतलब यह घोषणा करती है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसकी प्रकृति की बात करता है और अधिकार की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के मूल उद्देश्य हैं। ठीक है, एक चौथी चीज़ क्या थी, चौथा तत्व क्या था? इसको 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया, इसकी तिथि की बात कही। तो ये 4 मूल तत्व थे, लेकिन 3 आप लोग याद रखिए, एक डेट भी याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को लागू किया, जैसा भी हमने पढ़ा भी प्रस्तावना में। अब अगली चीज़ देखते हैं कि संविधान के जो उद्देश्य थे, जो संविधान का उद्देश्य था मेन, तो उसमें किस तरह की चीज़ें कही गई। तो एक है 3 प्रकार का न्याय जो है, ये जो संविधान में 3 प्रकार का न्याय है, ये कहाँ से लिया गया? ये रूस से लिया गया। संविधान में जो न्याय लिया गया ये रूस से लिया गया। पूछ देगा कि संविधान प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो हमारी प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता पूछ देगा, ये स्वतंत्रता हमारी फ्रांस से ली गई है। जो संविधान में स्वतंत्रता ली गई है फ्रांस से ली गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है संविधान में हमारे है और ये प्रस्तावना जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली गई फ्रांस से ली गई है। ठीक है, इसके बाद जो है समता, 2 प्रकार की समता है हमारे संविधान में। संविधान में मूल रूप से 2 प्रकार की समता है, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुत्व एक प्रकार का है, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, जो देश की एकता और अखंडता को के लिए जरूरी है, भाईचारे की, बंधुत्व की भावना। इसके बाद प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। जो प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। मेनली तो आप लोग समझते भी हैं, लेकिन जान लेते हैं, कभी कभी इनका सीधा सीधा अर्थ पूछ देता है कि जो समाजवाद है
वो समाजवाद किस तरह का समाजवाद है, हमारे प्रस्तावना में किस तरह का समाजवाद है। तो ये गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रेरित, कार्ल मार्क्स वाला संविधान समाजवाद नहीं है, नेहरू और गांधी की विचारधारा से प्रभावित, थोड़ा सा हटके, क्योंकि कार्ल मार्क्स साम्यवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो है गांधी और नेहरू जो है ये विकास की बात कर रहे हैं अपने देश में, जो है इनकी विचारधारा से, जो गांधी और नेहरू का समाजवाद है उससे प्रेरित है समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये डीसी नकारा केस में कहा गया, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, अगली जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, ये किस तरह की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, सीधे सीधे जनता जो होती है, जनता ही सारी नीतियां बनाती है, जनता ही सब कुछ करती है। ठीक है, तो हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है, ठीक है, 140 हजार। अब तो हम विश्व में जो है प्रथम स्थान पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और अभी तक चाइना था, अब हमने इतनी काफ़ी उन्नति कर ली है दोस्तों, इस पे हमें काम करना चाहिए। तो 140 करोड़ हम लोग प्रथम स्थान पे आ गए। तो इतने लोग अगर विधायिका में बैठेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बनाएंगे तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव नहीं। जिस देश की आबादी कम है तो, या कुछ ही छोटा सा देश है, तो वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकता है। अभी शायद कोई ऐसा देश नहीं जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है, जितना याद कर पा रहे हैं हम, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे देश में, क्योंकि हम निर्वाचन के द्वारा हमारे संसद में एमपी जाते हैं, एमएलए जाते हैं विधानसभा में, और राज्यसभा में एमपी जाते हैं, लोकसभा में एमपी जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो है निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का हम लोग सभी लोग जो है कुछ लोगों को चुन के अपनी विधायिका में बिठा देते हैं, उसी को जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, कि सीधे हम लोग अपनी नीतियां नहीं बनाते, कोई एक व्यक्ति जो है कुछ लाख लोगों ने चुना और उसको संसद में भेज दिया। तो इस तरह का लोकतंत्र है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो, इसी को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। पंथ निरपेक्षता किस प्रकार की है हमारे प्रस्तावना में? जो पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, अभी हमने बात भी करी। जो पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है हमारे देश में, जिसका जिस देश का मतलब हमारा जो है कोई अपना राजकीय धर्म ना हो। ठीक है, राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा हम हिंदू राष्ट्र हैं, ना मुस्लिम राष्ट्र हैं, ना ही सिख जैन कुछ भी, मतलब हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो जिस देश का कोई राजकीय धर्म ना हो और सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करे, सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करे, सकारात्मक रूप से काम करे, तो उसी को जो दोस्तों हम लोग सकारात्मक पंथ निरपेक्षता कह देते हैं। अगला जो शब्द है हमारा गणराज्य। गणराज्य से क्या मतलब है? गणराज्य का अर्थ है कि ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, उसी को गणराज्य बोल देते हैं। तो हमारा देश गणराज्य व्यवस्था वाला भी है। ठीक है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, जिस देश में जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, या और नागरिक सभी पद पर आसीन होने की योग्य हो, कोई भी नागरिक अपने सभी पदों पर आसीन होने के लिए योग्य हो, तो उसी को गणराज्य कहते हैं। अगला जो हमारा शब्द है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हम चाहे अपने बाहरी निर्णय हो, चाहे विदेशी मामले हो, चाहे देश के अंदर की कोई बात हो, चाहे कोई विदेशी मामले हो या देश के अंदर का कुछ हो, ठीक है, तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कोई हमारे ऊपर प्रभुत्व नहीं है। हम राष्ट्रमंडल के सदस्य तो हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल हमारे ऊपर अपने कोई अधिकार या कोई भी अपनी बात ऐसी थोप नहीं सकता है, क्योंकि हमने अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, हम जब चाहें उसको छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। ठीक है, अगला हम कुछ कथन देख लेते हैं जो हमारे क्या नाम संविधान वेदता थे या संविधान निर्माता थे, या जो अभी संविधान की जो व्याख्या करते हैं लोग, उनके कुछ कथन देख लेते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है ये, आप लोगों को तो याद ही रखते हैं, कई सारे एग्जाम में, यूपीएसआई के पुराने भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ये ठाकुर भार्गव दास वाला पूछा गया। तो ये सारे कथन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हूबहू याद कर लीजिए आप लोग। एक कथन है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा? एन.ए. पालकीवाला ने कहा। एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, दूसरा कथन है कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसने कहा? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये किसने कहा? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। इस क्वेश्चन को दोस्तों कुछ लोग गलत कर देते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगा देते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाता है।
बी आर अम्बेडकर जी लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसको नहीं कहा। इन्होंने प्रस्तावना के लिए कथन बोला है, उसमें कहा है प्रस्तावना संविधान का प्रबल दस्तावेज है। संविधान का प्रबल दस्तावेज, देखिए ये आगे दिया भी है कि प्रस्तावना संविधान का प्रबल दस्तावेज है, ना कि उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा। ये किसने कहा? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। लेकिन आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है प्रस्तावना को संविधान का उसको आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना से रिलेटेड उनका कथन है कि प्रस्तावना संविधान का प्रबल दस्तावेज है। ठीक है, अगला एक कथन है प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नहीं, डॉक्टर के एम मुंशी जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर से ही दोस्तों हम चीज़ें कई सर्च करते हैं, उनको देखते हैं, PYQ लगाते हैं, उसके बाद लेके आते हैं ये चीज़ें। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं कहीं से उठाया और लेके चले आए, तो इस तरह से नहीं, आप लोगों को एक एक चीज़ मिलेगी। UPSI वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग जुड़ जाइए, आपकी पॉलिटी का हम और करंट अफेयर, स्टैटिक, ये 4 चीज़ों का ठेका हम ले सकते हैं और अच्छे से आपका करा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक, ये 3 चीज़ें हम आपकी इतनी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी पॉलिटी जो है हम अच्छे से करा देंगे, करंट अफेयर करा देंगे और स्टैटिक वाली भी चीज़ें करा देंगे। यूपी पैड वाले बच्चों के लिए भी 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के ये जो PDF है आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ मैसेज करें। इसके बाद हम आप लोगों को जो है ये PDF शेयर कर देंगे। जिनको ज़रूरत है वही लें, बाकी PDF इकट्ठी करने से PDF कोई वो नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी बहुत सारी किताबें, उनसे कोई पढ़ थोड़ी ना लेते हैं। अच्छे से आप यहीं जुड़ के पढ़िए और रेगुलर क्लास लीजिए, आपको रोज़ क्लास मिलेगी। ठीक है, ये हमारा वादा है। आप सभी लोगों को इस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ आए और 2-4 दिन क्लास ली और लेके चले गए। जितना भी अपना अनुभव है, इतने एग्ज़ाम दिए, कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उनके बाद जो है हम आप लोगों को ये पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में ही हमने मास्टर किया, नेट वगैरह किया, कई सारी चीज़ें हमारी इसमें हैं और आप लोग पर डे अगर क्लास में आएंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। आइए अगली चीज़ देखते हैं कि जो प्रस्तावना से संबंधित जो अन्य प्रावधान उनको देख लेते हैं। जो नीति निर्देशक तथ्य हैं वहाँ पे प्रस्तावना की चीज़ें क्या दी गई हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ दी गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है वो आर्टिकल 32 में दिया है, राजकीय नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों में प्रस्तावना से संबंधित क्या है, ये आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। यहाँ 5 प्रकार की, वहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में? एक है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि बोलने की आज़ादी है, इसी में प्रेस की आज़ादी है। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति में ही प्रेस की आज़ादी है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी स्वतंत्रता किस प्रकार की? शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो दूसरी स्वतंत्रता है। तीसरी है संघ बनाने की, समिति बनाने की हमें स्वतंत्रता है। घूमने या संचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये चौथी है। 5वीं है निवास व बसने की। ये घूमना अलग चीज़ है और ये निवास और बसना, ये दोनों चीज़, वहाँ बस जाना, तो बसने की भी स्वतंत्रता है, निवास करने की भी स्वतंत्रता है। कोई पेशा या कारोबार व्यापार जो है करने की स्वतंत्रता है। और दोस्तों ये सारी जितनी भी स्वतंत्रता है इनमें युक्त निर्बंधन है, युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। पूर्ण रूप से नहीं कि ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें, आप कुछ भी व्यापार करें, आप कहीं भी घूमें, तो जैसे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई किसी के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ इतनी आपको इस तरह की आज़ादी नहीं कि कुछ भी आप बोलते रहें। ठीक है, और आप हथियारों के साथ आप कोई सम्मेलन नहीं कर सकते। संघ बना सकते, लेकिन कोई कहे आतंकवादी संगठन बनाएं तो नहीं, आप देश के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते। घूमने और संचरण करने की तो आज़ादी है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप किसी के जो है किसी का नुकसान पहुंचाएं। और या आर्मी वाले क्षेत्र में आप चाहें कि नहीं हम वहाँ घूमने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ नहीं जा सकते आप। निवास व बसने की स्वतंत्रता है। कोई पैसा या कारोबार करने की स्वतंत्रता, कोई पैसा आपको अपनाने, ऐसा नहीं कोई आप गलत तरीके का काम करने लगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो है प्रस्तावना की मूल अधिकारों में दी गई। अगली बात है प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ आर्टिकल 370 की प्रक्रिया से ही संभव है। साधारण संशोधन सोचा जाए कि नहीं, उस तरीके से नहीं हो सकता। 300 संशोधन के ही 368 के माध्यम से ही प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अगली चीज़ है हमारी कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के कानूनों पर प्रस्तावना का जो है प्रभाव, प्रस्तावना का प्रभाव क्या है।
संसद एवं राज्य विधान मंडल जो है ये राज्य विधान मंडल है दोस्तों, ठीक है। जो हमारी विधानसभा होती है उसी को राज्य विधान मंडल कह देते हैं। उसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। तो उसी को मूल रूप से विधानमंडल बोल देते हैं। तो इसमें क्या बात कही गई कि प्रस्तावना में लिखे शब्द, चाहे वो संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, उसके कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब उसने कोई कानून बनाया तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते कि उसकी चीज़ें लागू, प्रस्तावना की चीज़ें लागू होंगी और उसकी नहीं होंगी, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ओवरराइड। अब मूल अधिकारों से संबंधित क्या चीज़ें हैं कि देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना, देश की एकता और अखंडता, तो इस तरह के ये प्रावधान हमारे जो प्रस्तावना से रिलेटेड चीज़ें थी। अब जो क्वेश्चन है वो हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं दोस्तों। तो इतनी चीज़ें हमने प्रस्तावना की देखी, और मूल रूप से आप लोग प्रस्तावना कम से कम याद कर लीजिए या इसकी प्रिंट निकलवा के अपने टेबल के सामने लगा लीजिए, ताकि जो है दोस्तों ये रहे कि आप लोगों को प्रस्तावना रट जाए। जब प्रस्तावना रट जाएगी तो आप अपने माइंड में चलाएंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान में अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसको अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मर्पित करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रस्तावना से रिलेटेड थी। हमने पूरा प्रस्तावना का एक तरह से पूरी सारी चीज़ें देख ली हैं। तो आप सभी लोग जो है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रस्तावना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आपको अगले वीडियो में लाएंगे। तो ये स्टैटिक वाला पार्ट एक वीडियो में एक टॉपिक रहा करेगा, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप सिर्फ ये क्लास देखते रहते हैं तो आपकी पॉलिटी पक्का 100% कह रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपकी पॉलिटी जो है एकदम मजबूत होने वाली। संविधान वाला पार्ट या राज्य व्यवस्था वाला जो पार्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था, वो कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।